तो इस मैनेजिंग द माइंड के पूरे डिस्कशन का ये चौथा एपिसोड है। अभी तक जो बातें हम लोगों ने की हैं उसमें से अनेक लोगों को ये लग रहा होगा कि मालूम नहीं ये उनके लिए कितना वैल्यू का है, या वाकई कुछ इस बातचीत का फायदा उनको मिलने वाला है। सच मानिए तो थोड़ा सा धैर्य मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि विषय ऐसा है भी नहीं कि जिसे हम किसी प्रवचनकर्ता की तरह बोलें और वो आपके समझ में आ जाए। अभी तक बहुत सारी सामान्य बातें आप लोगों से हुई हैं, लोग दूसरे लोगों से किया है। आप अनेक जगहों पर ऐसे जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि अपने हाव भाव व्यवहार को कैसे हम ठीक रखें, अपनी समस्याओं को कैसे हल करें। लेकिन वो आसान होता नहीं है, बिल्कुल ही आसान नहीं होता। और इसलिए ये जरूरी है कि थोड़ी सी गंभीरता के साथ इन सब बातों को आप सुनें, क्योंकि ये सारा डिस्कशन में किसी प्रीचर या मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको कि ध्यानपूर्वक आप यदि मनन करेंगे तो शायद अपनी कुछ समस्याओं को आप पहचान सकें और उसका एक हल समझ पाएं। तो अब जैसे पिछली एक जो कड़ी थी उसमें जो कुछ बातें हमने कहा, हमारे मित्र ने एक प्रश्न किया कि ये कौन है जो मैनेज कर रहा है, माइंड को मैनेज करने वाला कौन है। तो वास्तव में ये जो पूरी बातचीत है वो लगभग उसी के अराउंड है और वो एक कोर इशू है। तो थोड़ा सा उनके जवाब के लिए ये यदि बन पाए अभी के लिए, तो ये है कि जो हमारा मस्तिष्क है और उसमें जो विचार, जैसे मान लें आप कोई 10 विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर हों और 10 में से जो एक ताकतवर होगा या 2 ताकतवर होंगे, वो उस मैं को बनाते हैं जो हमारे पीछे पूरा का पूरा ज्ञान होता है। जैसे आप इस देश में करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है, कुछ लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। हमारे मस्तिष्क में भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था है। हजारों अरबों लाखों करोड़ों ये जो विचार हैं उनमें से कुछ ने मैं घोषित किया हुआ है। तो जिसने भी मैं घोषित किया हुआ है उन चीजों को वो जज करता है। अब साइकोलॉजी के अंदर कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के अलावा ईगो कहते हैं। अब उस जमाने में जबकि ये साइकोलॉजी की चर्चा शुरू ही हुई थी तो ईगो, या जो हम लोग हिंदी में अहंकार कहते हैं, और जिसे अक्सर हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में मैं कहते हैं, पर वो इतना आसान भी नहीं होता है कि जिसको हम अक्सर हम लोग बातचीत में कहते हैं कि अहंकार को मत आने दो, मैं को मत आने दो। वास्तविकता ये है कि अभी जो हम हैं, साधारण बोलचाल की भाषा या जो हम सामने आपके दिख रहे हैं, वो मैं, वो अहंकार ही है। अनेक
विचार जो मिल करके एक मैं बना हुआ है, और वो एक लेवल, ऐसे लेवल में पहुंच गया है जहां पर कि वो बाकी विचारों पर शासन कर रहा है। तो अभी के लिए तो उस प्रश्न का उत्तर इतना ही भर है कि कुछ विचारों का एक समूह है जो मैं है, लेकिन अब उन्हीं विचारों को ये समझना है कि उसका अस्तित्व कैसा है। बहुत आसान होता है कि जब पिछली चर्चा में हमने कहा था कि जब बाहर की सूचनाएं जाती हैं अंदर में, तो जैसे पंच ज्ञानेंद्रियों से जो सूचनाएं गई हैं उनकी एक मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग करने के बाद में विचार बनते हैं। फिर अपने हिसाब से और उनकी जरूरत के हिसाब से उनका कहीं पर संचय होता है। संचय मतलब स्टोर किया जाता है। वो स्टोरेज किसी न किसी समय में जब दूसरी कोई सूचना जाती है तो वहां के लिए वो जज बन के बैठा होता है। अब एक बात मैं ये बता दूं, जैसे किसी भी चीज को हम ये कह रहे हैं कि ये अमुक वस्तु है, जैसे ये ग्लास है, तो ग्लास जब हमने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे भीतर ग्लास के संदर्भ में कुछ विचार पहले से हैं। उसका जो फॉर्म है, उसके जो गुण हैं, वो सारा कुछ मेरे अंदर पहले से है, मेरे मस्तिष्क के अंदर स्टोर है। और जैसे ही वो जाता है उसकी एक मैचिंग की जाती है वहां पर, क्योंकि जब मैच करेगा तभी हम बोल पाते हैं दोबारा कि ये जो वस्तु हमने देखा वो ग्लास है। तो हर एक चीज जो बाहर में हम देखते हैं, अपने पूर्व के जो ज्ञान संचय है उनसे एक कंपैरिजन होता है, और वो कंपैरिजन बताता है कि ये क्या है। अब ये तो रह गई बात जहां बुद्धि सीधे सीधे इन सब चीजों को करती है, लेकिन इसके भीतर बहुत सारे विचारों के अंदर जो मिक्सिंग होती है वो भावनाओं की होती है, डिजायर की मिक्सिंग होती है। और वो जो डिजायर की मिक्सिंग होती है, जैसे कोई चीज मुझे बहुत पसंद आ गई, मेरे को अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा आग्रह हो जाता है, कई बार लगाव हो जाता है। तो बहुत सारे जो डेफिनेशंस हमने बना के रखे हुए अपने भीतर, जो स्टोर किया हुआ है सूचना, या उसको इमेज भी लोग कहते हैं, एक चित्र है जिसे हमने बना रखा है, उस चित्र से कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि ये वो है कि नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। किसी व्यक्ति के संदर्भ में केवल नाम रूप ही नहीं, उसका बातचीत करना, मेरे संदर्भ में वो क्या क्या बातें समझता है, करता है, वो सारा एक और भी डिटेल इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि उन सारे इमेजेस को हम एक, जब भी वो नई सूचना जाती है तो मैच कराते हैं। अक्सर अब थोड़ा सा उपयोगी बातें आज के संदर्भ में कर लें, क्योंकि इतनी सारी बात हो रही है और कई बार आप लोग इसको मैच नहीं कर पा रहे होंगे कि आखिर हमारी समस्याओं से इसका क्या लेना देना है। कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं और फिर उसके प्रति आप क्रोधित होते हैं या उससे आप घृणा करते हैं। अब कहने के लिए बहुत सारी चीजें, ऐसे तो कविता कहानियां बहुत बनी हुई हैं कि प्रेम का मतलब ये होता है, प्रेम का, बट जो हम लोग विज्ञान की भाषा में समझते हैं, प्रेम का मतलब अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन उन चीज़ों का जिसका प्री इमेज आपके पास होगा, क्योंकि आप उसी को पहचानते हैं, प्री इमेज को आप पहचानते हैं, इसलिए जब आता है तो एक्सेप्ट करते हैं, और जब प्री इमेज नहीं होता है तो उसको आप छोड़ते हैं, जो आपके डिजायर को सेटिस्फाई करता है। तो आज कुछ एक बहुत अच्छी बातें कहा हमने, उन बातों का एक जो आप पहले से जानते हैं, जो एक इमेज आपने क्रिएट किया हुआ है खुद के बारे में भी, जिसको हम लोग ईगो कहते हैं, अपनी पहचान को लेके भी, और किसी ने उसके अगेंस्ट में बोला, या किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान जो आप जानते हैं कि इस रूप में होना चाहिए और वो उसके अगेंस्ट में एक्शन करे या बोले, तब उस संदर्भ में जिसको आप प्रेम कहते हैं या लाइकिंग कहते हैं, उसके प्रति ठीक उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अब वो, या अपने संदर्भ में, जैसे आपने ये मान के रखा हुआ है कि मेरा अमुक नाम है, मेरा अमुक पदनाम है, और मेरे लिए लोगों को इतना ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, और कहीं पे आप पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो सम्मान आपको नहीं, आपको सबसे अच्छी वाली कुर्सी देनी है, वो कुर्सी नहीं मिली, तो आप अक्सर कहते हैं कि ये हर्ट किया मेरे को। तो ये प्रश्न ये होता है कि क्या है जो हर्ट हो रहा है। देखिए, सुनना समझना इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। एक बोलते हैं, मैं उसको ऐसे कहता हूँ, अक्सर हम लोग बातचीत करते समय बोलते हैं एक दूसरे को कि इन्होंने देखने का चश्मा चढ़ा रखा है, हम उसको मेंटल लेंसिंग बोलते हैं। एक ऐसा लेंस जो हमने तैयार किया हुआ है, जो हमारे जैसे 10 विचार हैं उसमें से 2 विचार या 3 विचार ऐसे मिल करके एक लेंस बनाते हैं, और वो जो बाहर से सूचना जाती है उसको वो सीव करता है, मतलब छानता है, उसको बताता है कि ये सही है कि गलत है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी चीजें हमारे मस्तिष्क में जा रही हैं उसको हम अपने हिसाब से देख रहे हैं। अब जब आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, जब वो क्वांटम फिजिक्स की एक बात कही जाती है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, यानी जो हमारी अपनी इमेज है या जो अपनी लाइकिंग है उसके हिसाब से हम चीज़ों को सीव करते हैं, उन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, उन चीज़ों को किसी उपयोग में लाते हैं। अब कहने के लिए हर एक इंडिविजुअल को आपको लग रहा है कि एक इंडिविजुअलिटी है जो मेरे अंदर है, ऐसा नहीं। हर एक जीव, कह लीजिए मनुष्य तो छोड़ दीजिए, हर एक जीव को जहां पर भी माइंड ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि ये माइंड का पैटर्न है, ये तरीका है, ब्रेन के जो फंक्शनिंग है जिसको हम माइंड कह रहे हैं इन ए सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये उसका पैटर्न है, तो हर जगह वो फॉलो कर रहा है। ईगो का बनना, मैं का बनना, जहां तक उसकी जानकारी है, क्योंकि अभी जो जानकारी है हमारे पास, हमारे ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो है पंचेंद्रिय द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है कि जो भी नॉलेज हम तक पहुंच रहा है वो उन पंचेंद्रिय ज्ञान के आधार पर ही इवेल्युएट भी होगा, वो अलग से इवेल्युएट नहीं होगा। अब उन सारे ज्ञान में भी जो जिसको क्रूड साइंस कहते हैं या फिजिक्स के जो नियम हैं वो सब के सब लागू होते हैं। तो जब आप किसी भावना को ये कहेंगे कि ये प्यार की भावना है, तो फिजिक्स की भाषा में वो अट्रैक्शन कहेंगे। जब आप कहेंगे कि किसी को चाहते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ हंगर, दैट इज द पार्ट ऑफ डिफिशियंसी समवेयर। जैसे एटम के अंदर डिफिशियंसी उसके इलेक्ट्रॉन के बैलेंस न होने की वजह से होता है, कहीं पर भी एनर्जी का जो डिफिशियंसी है वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है, एंड दैट रिक्वायर्स कि आप
वो एनर्जी फुलफिल करें फॉर टाइम बिंग, कि उसको स्टेबल सिस्टम को होना है। ये एक नेचुरल लॉ है कि हर एक सिस्टम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और इस नाते से अब आप एक बात ये समझ लें कि कई बार जो हम लोग चाहते हैं कि बातचीत में कहते हैं कि ये मैं चाहता हूं कि जीवन स्थिर हो, सिक्योर हो, और ऐसी हम व्यवस्था करें। तो क्या ये कोई ऐसा नोबल आइडिया है जो कहीं और से आ रहा है? ये उसी फिजिक्स का आइडिया है। और जिन विचारों को आप कहते हैं, मैं तो उसको अक्सर लोगों से बातचीत में कहता हूँ मेंटल इनर्शिया। कोई भी विचार रखना और उसका एक, जब बाद में और डिस्कस करेंगे और जहाँ पर देखेंगे कि एक विचार को बनने के लिए कैसे बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और उन कनेक्शंस को प्रिजर्व करने के लिए माइंड और ब्रेन को कितना काम करना पड़ता है, तो एक प्रकार की वो इनर्शिया बनती है। और वो इनर्शिया होती है कि अपने में, जैसे कई बार लोगों को ये कहते हैं कि हम बोल तो रहे हैं पर ये सुन नहीं रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग तो शिक्षक हैं, ये बातें अक्सर क्लास में बच्चों को बोलते हैं। एक बात और भी बताना चाहेंगे, कुछ लोग जैसे फिजिक्स के ही संदर्भ में अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि बहुत टफ है, या गणित के संदर्भ में कि बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है। चीजें समझ में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर कहीं और एक्शन में हो रहा होता है, कोई स्टोरी चल रही होती है। तो जो बाहर से सूचना जाती है उसकी वहां स्टैकिंग ही नहीं हो पाती है। जो सूचनाएं बाहर से जा रही हैं उन सूचनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसकी स्टैकिंग नहीं हो रही है। जैसे हम लोग हर चीज जो आंख के सहारे पहुंच रहा है दिमाग के पास, ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड हो जा रहा है। रिकॉर्ड होने के लिए उस कॉन्शियस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है, तभी वो रिकॉर्ड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड होता है। कभी कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है बट वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो फिर से। तो कभी कभी जब मैं ये कहता हूँ कि कोई सूचना ऐसी है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी हुई है और वो लॉन्ग टर्म में गायब हो गई, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अननोइंगली वो उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने आप चला जाता है, क्योंकि इस दिमाग की जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं हम लोगों के कॉन्शियस थिंकिंग के थ्रू नहीं काम करती हैं, तो हमको लगता है कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसे ड्रीम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको कॉन्शियसली नहीं पता होता है कि ये इवेंट कब हुआ और कैसे हुआ और इसकी मिक्सिंग कैसे हुई। अभी जब ड्रीम्स पर चर्चा करेंगे और भी बातें हैं उसमें गहराई में, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम देखते हैं उन्हीं सूचनाओं की एक मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग होती है ब्रेन के अंदर, जो हमको सपने के तौर पर जब रात में सोते हैं तो दिखाई पड़ता है। तो जिस मेंटल लेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि जैसा शिक्षक अक्सर ये क्लेम करते हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ और ये बच्चे का ध्यान कहीं और है। जब हम लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान का मतलब किसी और विचार के अंदर उसके कैलकुलेशंस चल रहे होते हैं और वो साथ होता है, और जब बाहर से जो सूचना जाती है उन सूचनाओं को वो एक्सेप्ट नहीं करता है या उस रूप में वो समझता नहीं जैसा हम चाहते हैं। तो अक्सर ये होता है कि बच्चे जिन चीजों के लिए वो आकर्षित नहीं होंगे खुद से,
अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि विषय के प्रति यदि आकर्षण नहीं होगा तो बहुत कठिन है उस विषय को समझाना किसी को, क्योंकि यदि उसको वैल्यू ही नहीं पता है। अब वो ग्राउंड में खेलने इसलिए गया है, खेलने का मजा उसको मालूम है, जो फ्रीडम है वो उसको अंदाजा है, इसलिए वो खेलने के लिए गया हुआ है ग्राउंड, और बहुत ध्यान से सारी चीजें करता है। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर आता है, वो सारा जो ध्यान है उसका चला जाता है कहीं और। तो विज्ञान के विषय जो कठिन है, जो गणित कठिन है पढ़ना, जो विज्ञान के विषय है वो कठिन है पढ़ना, उसका वजह यही होता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड का बहुत सारा हिस्सा एक्शन में होना चाहिए वो इनएक्टिव होता है, और वो अक्सर अपने डिजायर वाले अनकॉन्शियस फील्ड के अंदर हम लोग व्यस्त होते हैं। अब किसी बच्चे का ध्यान मिठाई पे लगा हुआ है, मिठाई का स्वाद आ रहा है, उसके विषय में सोच रहा है, और आप यहाँ बता रहे हैं कि ग्रेविटी का प्रिंसिपल क्या है, या न्यूटन का अमुक सा थर्ड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। फिर देखते हैं कि आपने जो कुछ कहा उसने सुना ही नहीं, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी बात जब हम किसी को सुनाते हैं तो सुनना अपने आप में एक ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा है, यदि उसको पता है तो, और नहीं पता तो फिर वो नहीं सुनेगा। और यही सब छोटी छोटी चीजें जो अभी सामान्य रूप से लगती हैं, बाद में अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं को जन्म देता है, जिसका इलाज अपने से तो नहीं है। अनेक बार ये होता है कि बाहर से भी इलाज काम नहीं करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि विचार भी एक प्रकार का केमिकल है, विचार भी एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो कुछ शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर होता है, उसका एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और एक केमिकल इफेक्ट शरीर के ऊपर पड़ता है। तो ये विचार केवल ऐसे विचार नहीं है जो शरीर को प्रभावित नहीं करते, बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं। और एक समय आता है कि क्योंकि उस फील्ड के ऊपर हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं होती है और उन्हीं का कोई हिस्सा मैं बना हुआ होता है, तो अब आप तारतम्य मिला लीजिए कि जो हिस्सा मैं बना हुआ है उसी हिस्से को, यानी जो समस्या है उसी को सॉल्यूशन खुद के लिए करना है, तो कितनी कठिन बात होगी। तो विषय को और ज्यादा लंबा करेंगे तो गंभीर से गंभीर होता जाएगा। आज की चर्चा यहीं पर रोकते हैं, और ये ध्यान रखेंगे कि जितना आप ध्यानपूर्वक इन चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे अपने आप, तो आप पाएंगे कि जिन समस्याओं को हम बाहरी समस्या समझ रहे थे, वास्तव में ये हमारी समस्या हमारी खुद की है, हमारे अपने मस्तिष्क की ही बात है। अदरवाइज ये मैनेजिंग द माइंड का जो टॉपिक है मुझे चर्चा भी नहीं करना पड़ता है, और हम सब अपनी समस्याओं को स्वयं से सुलझा लेते हैं। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ। नमस्कार।